स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं प्रीति और आप देख रहे हैं लोकतंत्र। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे दौर का प्रचार थमने के बाद अभी सभी पार्टियों ने चौथे और पांचवें दौर के लिए प्रचार तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज 3 रैलियां हैं, तो प्रचार के रण में महागठबंधन ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। उधर चुनाव आयोग ने भी कल के मतदान के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से बहस में आ गया है और इस पर बहस तेज हो गई है। लोकतंत्र में बिहार चुनाव से जुड़ी ऐसी ही तमाम हलचलों के साथ बुनियादी मुद्दों की भी होगी बात। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। बिहार चुनाव के तीसरे दौर के मतदान की सभी तैयारियां पूरी। 6 जिलों की 50 सीटों पर वोटिंग कल। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मतदाता जागरूकता की अनोखी पहल। ग्रामीण मतदाता शहरी वोटरों को कर रहे हैं प्रेरित। मुहिम में चुनाव आयोग भी शामिल। चौथे और पांचवें दौर के लिए प्रचार में तेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 रैलियां, नीतीश लालू की भी जनसभाएं। तीसरे दौर के चुनाव से पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान। कहा, बिहार का चुनाव केंद्र सरकार के कामकाज पर नहीं है, जनमत संग्रह। बिहार में चुनाव के 2 चरण बीत चुके हैं। अब तीसरे दौर के मतदान के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस दौर में 6 जिलों की 50 सीटों पर 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। आइए देखते हैं इस चरण में सीटों, प्रत्याशियों और वोटरों की क्या स्थिति है और चुनाव आयोग ने क्या तैयारियां की हैं। 5 चरणों में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में 2 दौर शांतिपूर्ण बीते। यही नहीं, पहले दोनों चरणों में मतदान प्रतिशत भी पहले के मुकाबले ज्यादा हुआ। अब सबकी नजरें टिक गई हैं तीसरे दौर के मतदान पर। तीसरे दौर में कुल 6 जिलों में वोट डाले जाएंगे। इनमें सारण, वैशाली, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर जिलों में मतदान होना है। इस दौर की 50 विधानसभा सीटों में से 8 विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। तीसरे चरण में पटना जिले में सबसे ज्यादा 14 सीटें हैं, सारण में 10, वैशाली में 8, नालंदा और भोजपुर में 7-7 और बक्सर जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं। तीसरे दौर में वोटरों की बात करें तो इस दौर में कुल 1,45,50,62 मतदाताओं को वोट देने का अधिकार है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की तादाद 78,48,207 है, जबकि महिला मतदाता 67,01,274 हैं। 581 अन्य श्रेणी के वोटर हैं। इस दौर में कुल 808 प्रत्याशी हैं, जिनमें 283 निर्दलीय उम्मीदवार भी किस्मत आजमा रहे हैं। इस दौर में 71 महिला उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं। सबसे ज्यादा प्रत्याशी पटना जिले की कुम्हरार सीट पर हैं, जबकि सबसे कम भोजपुर की अगियाव सीट पर। तीसरे दौर की राजनीतिक स्थिति की बात करें तो इस दौर में सबसे ज्यादा 47 उम्मीदवार बीएसपी ने उतारे हैं। इसके बाद 34 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है, आरजेडी 25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो सीपीआई ने 19, जेडीयू ने 18 और एलजेपी ने 10 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। वहीं सीपीएम ने 7, कांग्रेस ने भी 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि एनसीपी और आरएलएसपी 2-2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पहले 2 दौर के मतदान से उत्साहित चुनाव आयोग ने इस बार भी खास इंतजाम किए हैं। आयोग ने इस दौर के लिए कुल 14,170 पोलिंग स्टेशन बनाए हैं, जिसमें इतने ही कंट्रोल यूनिट और 20,812 बैलेट यूनिट लगाई गई हैं। इस बार पोलिंग बूथों की सुरक्षा का पूरा जिम्मा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों का है, जबकि राज्य पुलिस और होमगार्ड की जिम्मेदारी वोटिंग लाइनों की व्यवस्था और पेट्रोलिंग जैसे कामों की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तीसरे दौर की वोटिंग के लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। 6 जिलों की सभी 50 सीटों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अब तक 94% से ज्यादा मतदाता पहचान पत्रों का वितरण हो चुका है। 40 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक और 10 सीटों पर 7 बजे से 4 बजे तक वोटिंग होगी। 1107 police companies, which includes CAPF as well as state police force. 1107 companies of police force इसमें उपयोग में लाया जा रहा है और 716 पोलिंग स्टेशन से लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था। तीसरे दौर के मतदान के मद्देनजर चुनाव आयोग की तैयारियों पर राज्यसभा टीवी संवाददाता कृति मिश्रा ने पटना में मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय वी नायक से खास बातचीत की। मेरे साथ अभी हैं बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी। वेलकम टू राज्यसभा टीवी सर।
2 क्रूशल फेजेस हो गए हैं, अब तीसरा फेज है। किस तरह से चुनाव की तैयारियां चल रही हैं? अब की बार चुनाव की तैयारी एकदम पुख्ता है। आपने भी देखा होगा कि फर्स्ट और सेकंड फेज जो नक्सल प्रभावित इलाकों में था वो भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। और अब की बार बिहार में चूंकि ये बिहार अकेला स्टेट इलेक्शन के लिए जा रहा है तो हमारे पास पर्याप्त केंद्रीय सुरक्षा बल हमारे पास हैं, तो हर एक बूथ पर हम लोगों ने इनकी तैनाती की है। सर, अगर मैं पिछले 2 फेजेस की बात करूं तो काफी इंप्रेसिव टर्न आउट रहा है वोटर्स का। अगर बात करें तो इस बार क्या तैयारियां हैं, कैसे आप वोटर्स को मोटिवेट करना चाहते हैं? खासकर अगर अर्बन सेंटर्स की बात करें तो लगता है कि शायद कहीं ना कहीं वो एक छुट्टी का दिन मानते हैं, तो उनको मोटिवेट करना कि वो बड़ी से बड़ी संख्या में बाहर आएं और अपने मत का प्रयोग करें, किस तरह की तैयारी है? नहीं, हम लोग अर्बन एरियाज के लिए हालांकि कोई अब की बार तो विशेष प्रयास कुछ हुआ है। नॉर्मली अर्बन एपैथी एक फैक्टर हमेशा लोअर टर्नआउट के पीछे रहा है। पर पटना में भी हम लोगों ने जो रेडियो जॉकी वो काफी पॉपुलर होते हैं लोगों के साथ, खासकर युवा वर्ग के साथ, तो उनको भी हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट आइकॉन बनाया है, स्टेट आइकॉन्स बनाया है। धन बल की अगर बात करें, उसके प्रयोग पर अंकुश लगाने की काफी कोशिश की है इलेक्शन कमीशन ने। धन बल, बाहुबल, ये हमेशा इलेक्शन के साथ जुड़े हुए टर्मिनोलॉजी बन गया है। धन बल का खास प्रयोग बिहार के संदर्भ में नहीं रहा है, फिर भी अब की बार अप्रत्याशित कहा जा सकता है कि काफी हम लोगों ने एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के दरमियान लगभग 20 करोड़ रुपया कैश अनअकाउंटेड और एक हवाला रैकेट को भी हम लोगों ने उसको ध्वस्त किया। किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए जा रहे हैं ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सके? अब की बार सिर्फ अगले 3 फेजेस के लिए नहीं, सारे फेजेस के लिए हम लोगों ने 100% पुलिस, सेंट्रल पुलिस फोर्स की तैनाती पोलिंग स्टेशन पे की है। और ये बाकी जो 3 फेजेस हैं उसमें भी हम लोगों की तरफ से जो है सुरक्षा प्रदान करने में कोई कमी नहीं रहेगी। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे दौर का चुनाव प्रचार थमने के बाद अब सभी पार्टियों ने चौथे और 5वें दौर के लिए प्रचार अभियान तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथे दौर के लिए इस वक्त सीतामढ़ी में रैली को संबोधित कर रहे हैं। इसके बाद वो मोतिहारी और बेतिया में जनसभा करेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री और एनडीए के बड़े नेता भी आज चौथे और 5वें चरण के लिए प्रचार के रण में उतर गए हैं। उधर महागठबंधन ने भी चौथे और 5वें दौर के लिए मतदान के लिए व्यापक रणनीति बनाई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव आज कई जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। नीतीश कुमार रघुनाथ, जिरादेई, सीवान, बरहरिया, दरौंदा, महाराजगंज में जनसभाएं करेंगे। चौथे दौर में 7 जिलों की 55 सीटों पर 1 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि 5वें और आखिरी चरण में 9 जिलों की 57 सीटों पर मतदान होगा। बिहार में तीसरे चरण के मतदान से पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि राज्य के चुनाव का नतीजा केंद्र सरकार के कामकाज पर जनमत संग्रह नहीं होगा, लेकिन विश्वास जताया कि बीजेपी अगले 2 चरणों में अच्छा प्रदर्शन करेगी। जेटली ने कहा कि पहले 2 चरण में जहां चुनाव हुए वो ऐतिहासिक तौर पर कभी भी बीजेपी का गढ़ नहीं रहे थे, लेकिन पार्टी अपने विरोधियों से आगे रहेगी। पहले 2 चरणों में 81 सीटों पर मतदान हुआ। अरुण जेटली ने कहा कि 81 में से 21 सीटें पार्टी के पास थी। तीसरे चरण के तहत 50 विधानसभा सीटों के लिए 28 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि 1 नवंबर को चौथे चरण के लिए 55 सीटों पर वोटिंग होगी। 5वें और आखिरी चरण के लिए उन्होंने कुछ भी अनुमान लगाने से इनकार करा। आपको बता दें कि 5 नवंबर को आखिरी दौर में 57 सीटों पर मतदान होना है। उसका समीकरण पहले 4 चरणों से बिल्कुल अलग है। और बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और महागठबंधन से सवाल पूछा है। उन्होंने महागठबंधन से पूछा है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव क्यों नहीं राहुल गांधी के साथ मंच साझा कर रहे हैं। राहुल की रैलियों में ये दोनों नेता क्यों नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने दोनों नेताओं पर राहुल गांधी से दूरी बनाए रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और एनसीपी के हटने के बाद महागठबंधन बिखर गया है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरक्षण के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोप को बेबुनियाद करार दिया है। इतना ही नहीं, इस मुद्दे पर उन्होंने एनडीए को खुली बहस की चुनौती भी दी। चौथे दौर के प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार पर महादलितों और पिछड़े वर्गों के आरक्षण में 5% कटौती करने का आरोप लगाया था। नीतीश कुमार ने कहा कि ऐसे बयान देकर प्रधानमंत्री वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषज्ञ पटना से जुड़े हैं नवल किशोर चौधरी, हम उनका रुख करेंगे। नवल किशोर जी, एक बार फिर से आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े बातचीत के लिए। नवल किशोर जी, कल तीसरे दौर की वोटिंग है, हालांकि हम आगे अगर चौथे और पांचवें दौर की खास तौर से अब बात करें, किस तरह से आप यहाँ के राजनीति शास्त्र को अलग तरह से समझ रहे हैं और इसका प्रचार भी आप मान रहे हैं कि रणनीति इसके लिए अलग होगी बाकी आखिरी के 2 दौर के लिए? जी, रणनीति थोड़ी अलग है और प्रचार, चुनाव प्रचार चरम पर है। आपने कल देखा जिस तरह से प्रधानमंत्री ने महागठबंधन को आड़े हाथों लिया आरक्षण के सवाल पर, और जिस तरह से दूसरी तरफ से महागठबंधन की तरफ से इसका जवाब दिया गया, उससे ऐसा लगता है कि दोनों कैंप के बीच जो चुनाव की लड़ाई है वह और तीव्र हो गई है। हाँ। कटुता और बढ़ गई है और ये पोलराइजेशन बिहारी समाज का पहले से कहीं और अधिक बढ़ गया है। आपको याद होगा कि यह दौर तब शुरू हुआ जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण के पुनरीक्षण रिव्यू की बात की। तत्काल महागठबंधन ने उसका लाभ लेते हुए यह कहना शुरू किया कि आरएसएस चाहता है कि जिन वर्गों को, पिछड़ों, दलितों को आरक्षण संविधान के तहत दिया गया है वह छीन लिया जाए। शायद यह मंशा नहीं भी थी आरएसएस प्रमुख की, क्योंकि वो पुनरीक्षण की बात कर रहे थे, हटाने की बात नहीं कर रहे थे। पुनरीक्षण में संभव है कि जो वर्तमान परिस्थिति के अनुसार कुछ दूसरी तरह का पुनरीक्षण हो, लेकिन उसका पूरा लाभ महागठबंधन को मिला और एक ऐसा जी नवल माहौल किशोर हुआ। जी, यानी आप मतलब आप ये मान रहे हैं कि अपनी अपनी रणनीति के तहत अभी भी जातीय गोलबंदी करने की कोशिश की जा रही है। आरक्षण का बिल्कुल। मसला दबा, उसके बाद बिल्कुल। फिर हमने देखा फिर ये मसला उठ गया है। एक और बात, अरुण जेटली ने जो बयान दिया, कहा कि बिहार के नतीजे केंद्र सरकार के लिए जनमत संग्रह नहीं है, उसका कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं होगा इन नतीजों पर। क्या लगता है आपको, क्या जरूरत पड़ी अरुण जेटली को इस तरह का बयान देने की? मैं इसका जवाब देना चाहूंगा, और उसके पहले मैं बताऊं कि जो आरक्षण का मुद्दा तेजी से उठा और एनडीए को लगा कि इसका बड़ा नुकसान हो रहा है, उसके जवाब में प्रधानमंत्री ने सिर्फ यह नहीं कहा कि वो आरक्षण को जारी रखेंगे, बल्कि यह भी उठाया कि आंध्रा की तर्ज पर, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर और महाराष्ट्र की तर्ज पर वो माइनॉरिटी कम्युनिटी को आरक्षण देकर पिछड़ों के कोटा में कमी लाना चाहते हैं। हाँ। इससे ध्रुवीकरण और बढ़ गया है कल से। जहाँ तक सवाल है अरुण जेटली जी के यह कहने का कि यह केंद्र पर इसको फैसला न समझा जाए, मैं मानता हूं कि यह एक डिफेंस की राजनीति है। चूंकि मुकाबला कांटे का है, इस बात की संभावना भी एनडीए को लग रही है कि संभव है इस चुनाव में उसको हार का सामना करना पड़े। अच्छा। और इसलिए पहले से एनडीए एक ऐसी रणनीति अपना रहा है जिससे कल होकर यह नहीं कहा जाए कि ये प्रधानमंत्री के परफॉर्मेंस पर विशेष रूप से और एनडीए की केंद्रीय सरकार के परफॉर्मेंस पर, यानी बचाव की मुद्रा के तहत आपको ये लग रहा है बचाव की मुद्रा के तहत एक और अरुण जेटली की तरफ से दिया गया बयान। पहले अमित शाह जी ने भी इसी तरह माफ कीजिएगा नवल किशोर जी, आपको यहाँ रोकना पड़ रहा है, फिलहाल वक्त की कमी है और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए भी रुकना पड़ेगा हमें। और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे वैशाली जिले में विकास बना बड़ा चुनावी मुद्दा।
India and Africa, 55 countries, 1/3 of humanity. Massive business opportunity. Investment potential just waiting to be tapped. Watch a special report on India-Africa trade. India-Africa, a billion opportunities. At 5 p.m. on Rajya Sabha Television. मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक अनोखी पहल। जी हां, बिहार में बाकी चरणों के मतदान के लिए अब मतदाता एक दूसरे को वोट देने की अपील कर रहे हैं और इस पहल में चुनाव आयोग उनकी मदद कर रहा है। देखिए चुनाव आयोग और मतदाताओं की ये नई पहल। हाथों में तख्ती लिए ये एक जागरूक मतदाता है और इन्होंने शहरों के मतदाताओं को जागरूक करने का जिम्मा उठाया है। पटना में अलग अलग जगहों पर आपको ऐसे मतदाता लोगों को वोट देने के लिए जागरूक करते नजर आएंगे। विभा लाल ने भी ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई है। मधुबनी की रहने वाली विभा पटना में इसी काम के लिए आई हैं। हम गांव से शहर में आए लोग को प्रेरित करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि वोट कीजिए, क्योंकि वोट हमारा अधिकार है और वोट करेंगे तो हमारे देश का भी भला होगा, गांव का भी भला होगा। मुझे विवाह इस बात करके बहुत अच्छा लगा और मैं जरूर वोट डालने जाऊंगी। पटना शहर के मतदाताओं की तादाद करीब 45% है। लोकसभा चुनाव में यहाँ करीब 56% मतदान हुआ था। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें, गांव के मतदाताओं की तुलना में शहर के मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कम किया था। 2010 में बांकीपुर से 36% मतदान, कुम्हरार से 37%, दीघा से 38% और पटना साहिब में 35% मतदान हुआ था। With the help of public relation department and couple of NGOs, we have been able to further take on this campaign forward. So as of now, like we have 2-3 TV commercials and 2-3 radio jingles on these lines. जबकि मनेर, फुलवारी, मसरूही में 50% से ज्यादा मतदान हुआ। ग्रामीण वोटर मानते हैं कि वो तो अपनी दिहाड़ी गवा कर भी वोट डालने जाते हैं, लेकिन शहरों में कई लोग इलेक्शन वाले दिन सिर्फ छुट्टी मनाते हैं। ऐसे में ग्रामीण वोटर निकल पड़े हैं शहरी वोटरों को प्रेरित करने, ताकि भारत का लोकतांत्रिक ढांचा मजबूत हो सके। पटना से कैमरामैन सरोज के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। तीसरे दौर का प्रचार थमा तो चौथे दौर के लिए प्रचार तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोमवार को चौथे दौर के लिए सीवान में जनसभा की। उन्होंने जहां एक तरफ महागठबंधन पर वार किया तो वहीं अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। चौथे दौर के लिए प्रचार करते हुए प्रधानमंत्री सोमवार को सीवान पहुंचे। उन्होंने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए विकास के नाम पर जनता से वोट की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत का दावा भी किया। मैं तो साफ देख रहा हूं, ये मिजाज, इसे कोई जनसभा कह सकता है क्या? इसको कोई रैली कह सकता है क्या? इसको कोई रैली कह सकता है क्या? अरे इसको कोई रेला कह सकता है क्या? अरे भाइयों बहनों, मैं तो देख रहा हूं, ये तो रैली से भी आगे निकल चला गया, रेला से भी आगे निकल चला गया। ये तो परिवर्तन का मेला है, मेला, परिवर्तन का मेला। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में जहां एक ओर अपनी सरकार के अब तक के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाई, वहीं महागठबंधन के नेताओं की जमकर आलोचना भी की। आपने दो पीढ़ी तबाह कर दी है, दो पीढ़ी तबाह कर दी है 25 साल में। दो पीढ़ियों को विनाश करने वाले लोगों को अब बिहार की जनता इन तीनों लोगों को एक साथ भगा देने वाली है। चौथे दौर की 55 सीटों के लिए 1 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 5वें दौर की 57 सीटों पर 5 नवंबर को मतदान होगा। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। वहीं चौथे दौर के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को 3 रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने यूपीए सरकार के साथ साथ बिहार में नीतीश सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, साथ ही केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा प्रहार भी किया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को चौथे दौर के प्रचार की शुरुआत कर दी। महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए उन्होंने केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के विवादित बयान पर भी प्रहार किया।
राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान किए गए प्रधानमंत्री के वादों को भी आड़े हाथों लिया। हर एक व्यक्ति के बैंक अकाउंट में डालूंगा। दाम बहुत बढ़ गए हैं, महंगाई बहुत हो गई है, मैं महंगाई को कम करूंगा। पूरे हिंदुस्तान को वायदा किया था कि मैं युवाओं को रोजगार दूंगा। मेक इन इंडिया की बात की, 15 लाख रुपए हर एक व्यक्ति के बैंक अकाउंट में डालूंगा। उनके मंत्री कहते हैं जब कुत्ता मरता है तो सरकार का कुछ लेना देना नहीं होता है। मोतिहारी में रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष ने यूपीए के 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाई। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। उन्होंने बिहार का चेहरा बदलने का भी जनता से वादा किया। महागठबंधन की सरकार पूरा करके दिखाई दी। प्रगति की बात हुई और बिहार आगे बढ़ने लगा। पहले आप लोगों को डर लगता था, उस डर को नीतीश कुमार जी ने खत्म किया। महिलाओं के लिए जबरदस्त काम किया और विकास की बात करते हैं, सबको जोड़कर एक साथ आगे ले जाते हैं। बिहार के युवा के लिए, बिहार के किसान के लिए, बिहार के मजदूर के लिए हम बिहार को चलाएंगे। महागठबंधन यहां जीतेगा, नीतीश जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। राहुल गांधी ने सोमवार को पूर्वी चंपारण के मोतिहारी के साथ साथ पश्चिमी चंपारण और सीतामढ़ी की 3 रैलियों को संबोधित किया। ये तमाम इलाके चौथे दौर में आते हैं, जहां 1 नवंबर को चुनाव होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वैशाली बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायी श्रीलंका, जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम समेत कई देशों से यहां आते हैं। बावजूद इसके आज भी वैशाली के पर्यटन स्थल विकास से दूर हैं। ऐसे में पर्यटन का विकास इस बार विधानसभा चुनाव में यहां बड़ा मुद्दा है। धर्म, संस्कृति और पुरातत्व के पहलुओं से भरपूर वैशाली को लोकतंत्र की जननी के रूप में भी जाना जाता है। कुंडग्राम में भगवान महावीर का जन्म हुआ तो वैशाली भगवान बुद्ध की कर्मस्थली रही। लिच्छवी शासकों ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोकतंत्र की स्थापना की। वहीं अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सिंह स्तंभ का निर्माण करवाया। हर साल यहां देश विदेश से लाखों सैलानी आते हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं की कमी से उन्हें निराश होना पड़ता है। For the tourists, maybe it's not very convenient to stay here. मंदिर का जीर्णोद्धार अच्छी तरह होना चाहिए, इसलिए भी मदद करने के लिए चाहिए सरकार को। ये महावीर भगवान का जन्म स्थान है। वैशाली में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। बावजूद इसके आज भी वैशाली के पर्यटन स्थल विकास से महरूम हैं। टूरिस्ट यहाँ आते हैं लेकिन रुकते नहीं है। टूरिस्ट आते हैं, पटना में रुकते हैं, गया में रुकते हैं, ठहराव यहाँ है नहीं। सरकार की आज तक केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ध्यान इस वैशाली पे है ये नहीं है किसी के पास। खाने पीने का हाँ रेस्टोरेंट वगैरह नहीं है, होटल वगैरह नहीं है, होटल इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा सा कमी है। तो बिहार गवर्नमेंट को बिहार टूरिज्म को थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। भगवान महावीर जैन की जन्मस्थली और भगवान बुद्ध की कर्मस्थली रहे वैशाली में पर्यटकों की एक ही शिकायत है कि यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं तक भी नहीं हैं। तमाम सरकारी वादों के बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ के लोकल जो रोजगार है उस पर असर पड़ता है। इस बार जनता सोच रही है कि अगर यहाँ का कोई प्रतिनिधि इनकी मांगों को पूरा कर दे तो शायद इनकी रोजगार की कुछ समस्या हल हो पाएगी। वैशाली से कैमरामैन प्रेम के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि सिताब दियारा आज भी एक पिछड़े इलाके के रूप में जाना जाता है। जेपी आंदोलन से निकले बिहार के किसी भी नेता ने अभी तक सिताब दियारा की तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया है। आइए आपको दिखाते हैं सिताब दियारा में जेपी के गांव का हाल। संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले जयप्रकाश नारायण का गांव सिताब दियारा। सिताब दियारा गांव की पहचान आज जेपी से है। उत्तर प्रदेश से सटे और बिहार के छपरा जिले में स्थित सरयू नदी पर बसे इस गांव में आज़ादी के करीब
7 दशक बाद भी सड़क नहीं पहुंची है। सिताब दियारा पहुंचने के लिए पहले उत्तर प्रदेश जाना पड़ता है। बिहार में सरकारें आईं और गईं, लेकिन यहां तक पुल नहीं बना। लालू का भी काल चला गया, विकास नहीं हुआ। नीतीश का भी काल चला गया, विकास नहीं हुआ। अब एक बार नरेंद्र मोदी ने, भारत सरकार ने इसको जयप्रकाश नगर लाला टोला को, जयप्रकाश जी की जन्मभूमि को राष्ट्रीय स्मारक, जयप्रकाश फाउंडेशन को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। जनता को एक बहुत बड़ी उम्मीद जगी है। जेपी के गांव के बाद अब उनके पुश्तैनी घर की हालत देखिए। जेपी 1977 के आंदोलन के वक्त भी यहीं रहे थे। उनके आंदोलन से कई शिष्य निकले और राज्य से लेकर केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर रहे, लेकिन जेपी चुनाव में याद किए गए और फिर भुला दिए गए। हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, नहीं मेरे जगह जमीन है, न मेरे पेंशन है, नहीं मेरे पास कुछ है। एक लड़का एक लड़की है, वो अपना कमाता पेट काट के हमको पालता है। इस विधानसभा चुनाव में भी जेपी का नाम सभी दल और गठबंधन ले रहे हैं, लेकिन 25,000 की आबादी वाले इस गांव के लोग अब नेताओं के आश्वासनों से थक चुके हैं। विकास बहुत होना चाहिए। हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में डॉक्टर का रहना चाहिए। यहाँ जब किसी को इमरजेंसी पड़ता है तो यहाँ से लोग लेकर जाते हैं छपरा, बीचे में लोग मर जाते हैं, ऐसा हाल है। लेकिन यहाँ सब रहना चाहिए, रोड अच्छा रहना चाहिए। छपरा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले इस इलाके में नदी से होने वाला कटाव, अतिक्रमण, बेरोजगारी और अवैध शराब का कारोबार मुख्य समस्याएं हैं। रविंद्र सिंह शरण, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।